कि you have your mule is not doing that, you can have a infertile male या female नहीं करते, so इसलिए ये चीज हमने पिछले क्लास में देखी थी, हमने समझी थी, राइट? अच्छा, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आई होप सबको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? Yes. कोई अगर आवाज कट जाए या नेटवर्क का लैग रहे कंटिन्यूसली मेरे एंड से, अगर ऐसा कभी होता है, देन प्लीज इंटरप्ट करके बता देना कि सर ये दिक्कत आ रही है, सो आई विल स्टॉप, रिपीट दैट थिंग और देख लूंगा मेरे एंड पे क्या दिक्कत है, ठीक है? Alright, so I'll start the screen share. Let's jump forward. आगे देखते हैं हमें क्या करना है. Let's move ahead. And अभी तक जो किया था, like I hope that has been clear to all of you. So now let's see something new. In a matter of minute, you should be able to see the slide. Let's. हाँ जी, क्या आपको यहाँ पे स्लाइड दिख रही है सबको? Yes. ठीक है, राइट. सो हमने अभी तक 4 कैरेक्टर्स यहाँ पे देख लिए थे. लाइक वी हैव सीन द मेटाबॉलिज्म, वी हैव सीन द रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस एंड ग्रोथ, राइट? ये हमने कैरेक्टर्स देखे थे और हमने देखा था इनमें से 2 जो है वो वेल डिफाइंड प्रॉपर्टीज है मेरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की, मेटाबॉलिज्म एंड योर कॉन्शियसनेस. अब एक और आपकी प्रॉपर्टी आती है यहाँ पे, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन. अब जब आपके सामने ये टर्म आएगा, आपको एक चीज याद रखनी है, दैट ऑल योर लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो एक प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे वो एक यूकैरियोटिक सेल हो, दिस इज गोइंग टू बी कॉमन इन एवरीवन. याद रखना, चाहे आपके वो प्रोकैरियोट्स हो या चाहे वो आपके हो यहाँ पे यूकैरियोट्स, उन सब के अंदर आपको सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन देखने के लिए मिलेगा, राइट? अगर एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, लाइक बैक्टीरिया या अमीबा अगर है, तो वो भी सेल से ही बने हुए हैं. इवन उनके अंदर आपको मेटाबॉलिक एक्टिविटीज वहां पे हो रही होंगी, वो सेल से बने हुए होते हैं. वहां पे आपको एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सेल के अंदर देखने के लिए आपको मिल जाता है. सो ये आपका एक वेल डिफाइनिंग आपका पैरामीटर है, वेल डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है हर एक लिविंग बींग्स की. तो ये तो आपकी हमेशा रहेगी, इसको हम चेंज नहीं कर सकते. सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ लिविंग सेल्स, excuse me, some are composed of single cell and are called unicellular, while other like us composed of many cell and are called as multicellular. तो चाहे वो सिंगल सेल्ड हो या यूनिसेल्युलर, all of them will have cellular organization. Hence, cell is a fundamental structural and functional unit of living organism, and that is why cellular organization is proved to be defining property of living organism. अब ये टर्म को लेके मैं बहुत ज्यादा इसको ड्रैग नहीं कर रहा, इसको स्ट्रेच नहीं कर रहा. आई थिंक ये बहुत अंडरस्टैंडेबल है दैट यस, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एक काफी कॉमन एंड इट इज अ वेल डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ माई लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो कोई भी हो. तो यहाँ पे बैक्टीरिया हो, प्रोटिस्टा हो, फंजाई हो, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, इन सब के अंदर आपको सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन देखने के लिए मिलेगा. तो अगर हम 5 प्रॉपर्टी की बात करें तो 3 तो वेल डिफाइनिंग आपको मिलेगी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, cellular organization, consciousness and going to your metabolism. हाँ जी, और आपके पास अगर कोई क्वेश्चन हो तो बेटा डायरेक्टली आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो, आपको हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? You can just directly unmute yourself and you can ask your question. So that is something you will get to see over here, right? Okay. Now, so ये सब तो हम क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके थे पिछली क्लास के अंदर. ये वाले क्वेश्चन को मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करना था जो आपके असाइनमेंट के अंदर था. तो दिस वाज द क्वेश्चन इन द असाइनमेंट. अब क्वेश्चन यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग. इन 4 में से कौन सा एक आपका कैरेक्टर है, कौन सा एस्पेक्ट है जो एक्सक्लूसिवली सिर्फ लिविंग थिंग्स के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है? पहला ऑप्शन, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर इन विट्रो. जैसे ही इन विट्रो यहाँ पे लिख दिया, जैसे इन विट्रो यहाँ पे लिख दिया, दैट मीन्स ये कहाँ हो रहा है, बॉडी के अंदर हो रहा है, बॉडी के बाहर हो रहा है? Body के बॉडी के बाहर हो रहा है, राइट? इट इज हैपनिंग या फिर टेस्ट ट्यूब के अंदर या फिर पेट्री डिश के अंदर. सो ये मेरा कहीं से भी आपका एक्सक्लूसिव कैरेक्टर नहीं हो सकता एक लिविंग बीइंग का, ठीक है? बिकॉज इट इज हैपनिंग आउटसाइड द बॉडी, राइट? ऑप्शन सी काफी लोगों ने यहाँ पे किया हुआ था सही आंसर, जो मैं समझ भी सकता हूँ, क्योंकि जब आप ऑप्शन सी को पढ़ते हो, परसेप्शन ऑफ इवेंट हैपनिंग इन द एनवायरमेंट, यहां तक सब ठीक है. यहां तक जब वो बात कर रहे परसेप्शन ऑफ इवेंट हैपनिंग इन द एनवायरमेंट, यहाँ पे ये लोग बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कॉन्शियसनेस की.
राइट, यहाँ तक सब ठीक है। यस, कॉन्शियसनेस आपका हर एक लिविंग थिंग्स आपके यहाँ पे शो करते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या लिखा है, एंड देयर मेमोरी। ये बात आपकी यहाँ पे गलत हो जाती है, ये स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे सही नहीं है। एक चीज याद रखना, मेमोरी वाला कंपोनेंट हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं होता। हम बैक्टीरिया की बात करें, प्रोटोजोआ की बात करें, इवन अगर हम बात करें लाइक अर्थवर्म की, राइट, दे डोंट हैव मेमोरी। हाँ, ये लोग परसीव कर सकते हैं एनवायरमेंट को और परसीव करके रिस्पॉन्स दे सकते हैं, बट दे डोंट हैव द कंपोनेंट ऑफ मेमोरी। वो एक हायर ग्रुप ऑफ एनिमल्स के अंदर होता है। मैमल्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, आपके बर्ड्स हो गए, दे हैव दिस कंपोनेंट ऑफ मेमोरी। और इसलिए ये आपका सही आंसर नहीं बन पाता। दैट इज वाई ये स्टेटमेंट भी आपका सही नहीं है। जब उन्होंने यहाँ पे मेमोरी वाला बात यहाँ पे डाल दिया, सो नो, मेमोरी इज नॉट समथिंग हर एक लिविंग थिंग में आपको देखने को मिलेगा। एक लाइकन के अंदर या एक एल्गी के अंदर थोड़ी मेमोरी होता है, राइट। सो दैट इज वाई ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही नहीं होता। ऑप्शन डी तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीज इन अ मास बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल बोथ ऑन सरफेस एज वेल एज इंटरनली। नहीं, आपका इंटरनली होता है वो बात सही है, लेकिन ऑन सरफेस सिर्फ वो होता है आपका नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर। तो इसलिए ऑप्शन डी भी आपका यहाँ पे हो जाता है इनकरेक्ट। एंड देन यू हैव ऑप्शन बी, जहां पे लिखा हुआ है इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली। सिर्फ अंदर से ही आपका यहाँ पे मास इंक्रीज होगा, या आपका सेल डिवीजन करके आपका यहाँ पे नंबर इंक्रीज होगा। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन बी बिकम्स योर राइट आंसर। ऑप्शन बी बिकम्स योर करेक्ट आंसर, बिकॉज ये एक एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है कि इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड। लिविंग थिंग्स में हमेशा इंक्रीज होगा मास इनसाइड से ही, आउटसाइड से कभी नहीं होगा, अंदर से सेल डिवीजन होकर वो होगा। So that is why option B becomes your right answer over here. So that was the question number 8, जिसमें like many of you have got this incorrect, but that was understandable. ठीक है, अब यहाँ तक हमने देख लिया। Now we'll start with the new topic, जहाँ पे हम बात करेंगे थोड़ा बहुत about the biodiversity, right? अब यहाँ से जो भी आपको सिखाया जाएगा, ये चैप्टर के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बट आने वाले आगे के कुछ चैप्टर्स होते हैं, उसमें भी कुछ चीजें समझने के लिए आपको ये हेल्प करेगा। ठीक है, so let's try to pay attention over and let's try to see this. So just wait a minute. हाँ जी, आई थिंक आप में से किसी का शायद माइक ऑन है, सो प्लीज मेक श्योर आपका माइक बंद हो, सो दैट या ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट विद बायोडायवर्सिटी। अब जब भी मैं बायोडायवर्सिटी की बात करता हूँ, याद रखना यहाँ पे सिर्फ एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स नहीं आते हैं। यू विल फाइंड कि इवन माइक्रोब्स भी बायोडायवर्सिटी के अंदर ही आते हैं। सो आई वुड से राइट फ्रॉम microbes to something as big as your whale, सब कुछ आएगा आपका बायोडायवर्सिटी के अंदर। चाहे वो एक छोटा सा माइक्रोब हो, कोई बैक्टीरिया या फंगाई हो, या बैक्टीरिया कोई प्रोटोस्टा हो, उससे लेके आपके वेल तक सब कुछ इंक्लूड होता है बायोडायवर्सिटी के अंदर। एवरीथिंग कम्स अंडर बायोडायवर्सिटी। सो प्लांट्स, कोरल्स, फंजाई, पैरासाइट्स, कोई पैरासाइटिक वर्म, एवरीथिंग, चाहे वो ओशन में हो, लैंड पे हो, एवरीथिंग विल कम अंडर बायोडायवर्सिटी। सो दैट्स अ फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग आपको याद रखना है कि आपके प्लेनेट पे फिलहाल अराउंड यू हैव 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज। 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज अभी तक हमने डिस्कवर्ड की है। इतनी स्पीशीज अभी तक ह्यूमन बींग्स ने डिस्कवर्ड की है, राइट? और अभी कितनी सारी स्पीशीज है जो अभी तक डिस्कवर्ड हुई ही नहीं है। अंडरस्टैंड दिस थिंग, वर्ल्ड में कई सारी ऐसे लोकेशंस है जो अभी तक ह्यूमंस ने लाइक अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किए हैं। ऐसी कई सारी जगह है जहाँ पे आपने एक्सप्लोर नहीं किया। और जब भी आप यहाँ पे एक्सप्लोरेशन करते हो, आपको कोई ना कोई नई स्पीशीज आपको मिलती रहती है। यू ऑलवेज गेट टू हैव अ न्यू स्पीशीज आपके सामने आती है। सो देखा जाता है कि हर साल ग्लोबली थ्रू आउट द वर्ल्ड आपको 15,000 नई स्पीशीज मिलती है। ग्लोबली एवरी ईयर यू गेट टू सी 15,000 न्यू स्पीशीज। 15,000 न्यू स्पीशीज आपको डिस्कवर की जाती है एवरी ईयर, राइट? दैट इज समथिंग हैपनिंग एवरी ईयर। अब जब मैं यहाँ पे स्पीशीज लिख रहा हूं तो याद रखिएगा कि इसमें सब कुछ आ रहा है। मतलब ये इसमें आपकी फंगाई आ रहे हैं, एल्गे आ रहे हैं, प्लांट्स आ रहे हैं, बर्ड्स आ रहे हैं, रेप्टाइल्स आ रहे हैं, आपके कभी कभी मैमल्स भी आते हैं, राइट? सो कहीं ना कोई हर साल कोई ना कोई नई स्पीशीज आपके यहाँ पे डिस्कवर होती रहती है। अब आप लोग मुझे सोच के बताओ, इंडिया के, चलो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप बताओ कि इंडिया में कौन सी ऐसी जगह हो सकती है जहां पे अगर आप जाओगे तो आपको नई स्पीशीज मिल सकती है, या जहां पे बायोडायवर्सिटी काफी ज्यादा होती है। कैन यू टेल मी दैट?
थोड़ा सोच के बताओ, थिंक अबाउट दैट। कौन से लोकेशन हो सकते हैं जहां पे अगर आप जाओ तो लाइकलीहुड है कि वहां पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी एंड वहां पे शायद आपको कुछ नया मिल सकता है। आपने ज्योग्राफी पढ़ा है अच्छे से, राइट, अपने लोअर ग्रेड के अंदर। बताओ कहाँ पे हो सकता है ये बात, एनीवन? रैंडमली कुछ गेस कर लो, कोई बात नहीं। क्या लग सकता है, कहाँ पे मिल सकते हैं कोई ज्यादा डाइवर्सिटी? जम्मू कश्मीर। सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, जम्मू कश्मीर, अमेजोन जंगल, लक्ष्य साइड में। हाँ, ग्लोबली अगर मैं बात करूँ तो अमेजोन में मिलेगा, राइट। JNK, देन यू हैव सेड सुंदरबन का डेल्टा, ठीक है, ओके, दैट इज आल्सो नॉट अ बैड आंसर, राइट। बट इसके अलावा अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा अगर आपको डाइवर्सिटी मिल सकती है, चांसेस आपको कुछ नया मिले, वो आपको मिलेगा एक तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर, समवन हैज आइलैंड्स, ओके, राइट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपका आता है मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये सारा आपका रहता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर, राइट। और दूसरी आपकी जगह है यहाँ पे एक वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स। नॉर्थ ईस्ट इंडिया को हम इवन बोल सकते हैं एज अ ईस्टर्न हिमालयास, ठीक है। और ये जो दोनों एरिया है इनमें कॉमन ये है दैट बोथ ऑफ देम, इन दोनों के अंदर मिलेगा आपको देखने के लिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब होता यह है कि जहां जब आप यहाँ पे जाते हो एक्सप्लोरेशन के लिए, जो हर साल कोई ना कोई करता ही है एक्सपीडिशन, तो आपको हर साल वहां पे कोई ना कोई नई स्पीशीज मिलती है। अगर आप देखोगे तो हर साल कोई नए फ्रॉक्स की स्पीशीज मिलती है, बर्ड्स की मिलती है, कई बार कुछ नए फंगाई मिलते हैं, कुछ नए मशरूम मिलते हैं। तो ये जो आपका एरिया है वो अभी भी मतलब इतना डेंस फॉरेस्ट है यहाँ पे दैट काफी ज्यादा बेल्ट अभी भी एक्सप्लोर नहीं किया गया है। और जब भी वो एक्सप्लोर किया जाएगा आपको कोई ना कोई नई स्पीशीज आपको मिलेगी। तो याद रखना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपको मिलता है इस बेल्ट के अंदर, और यहाँ पे आपको जनरली नई स्पीशीज देखने के लिए मिलती है। एंड जैसे कि आप में से कुछ बच्चों ने बताया कि आपका अमेजोन रेन फॉरेस्ट है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल, राइट। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल, अमेजोन रेन फॉरेस्ट, जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा नई स्पीशीज देखने के लिए मिल सकती है। यू कैन गेट टू हैव न्यू स्पीशीज, राइट। अमेजोन रेन फॉरेस्ट आपको मिलेगा साउथ अमेरिका में, एक बहुत बड़ा रेन फॉरेस्ट मिलेगा आपको साउथ अमेरिका में। तो यहाँ पे भी आपको कई सारी नई स्पीशीज मिलने के चांसेस आपके ज्यादा रहते हैं। सो इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा आप एक और चीज समझे कि काफी बार ऐसा भी होता है कि आपकी बहुत सारी स्पीशीज आपकी डिक्लाइन कर जाती है या एक्सटिंक्ट हो जाती है। सो बेसिकली बिकॉज ह्यूमंस का प्रेशर प्लैनेट पे थोड़ा ज्यादा है, या आई वुड से हर 10-12 साल के अंदर लाइक द अमाउंट ऑफ प्रेशर जो ह्यूमन क्रिएट करते हैं प्लैनेट पे या डाइवर्सिटी, वो थोड़ा ज्यादा होता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी कई सारी स्पीशीज होती है डिक्लाइन, मतलब हो जाती है एक्सटिंक्ट। सो दैट इज ऑल्सो हैपनिंग। ये बात भी एक सच है कि अगर आपको नई स्पीशीज मिल भी रही है तो उससे भी ज्यादा स्पीशीज आपकी हर साल एक्सटिंक्ट हो रही है, दैट इज ऑल्सो हैपनिंग। अब एक चीज याद रखिए, आपकी जब कोई नई स्पीशीज मिलती है, बहुत ही जरूरी होता है कि आप उसे सही से आइडेंटिफाई करें और उसको एक सही कैटेगरी में आप डालें। सो एक नई स्पीशीज को आइडेंटिफाई करना, उसको जानना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है जो करता है आपका टेक्सोनॉमिस्ट। सो दैट इज समथिंग यू शुड नो कि अगर आपको कोई नई स्पीशीज मिल रही है तो उसको आइडेंटिफाई करना, उसको नाम देना, एक सर्टेन नेम उसे प्रोवाइड करना, एंड देन उसको लाइक कैटेगरी में प्लेस करना, दैट इज समथिंग डन बाय अ टेक्सोनॉमिस्ट। वो काम एक टेक्सोनॉमिस्ट का होता है। सो लेट्स ट्राई टू सी दैट, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अच्छा, वो करने के पहले यहाँ पे आपके सामने कुछ बायोडाइवर्सिटी के मैंने कुछ एग्जांपल रखे हुए हैं। इनमें से कुछ चीजें आपने देखी होंगी, जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि राइट हैंड साइड पे जो यहाँ पे जो बर्ड है वो आप लोग के घर के आसपास आपको दिख जाता होगा। इट इज वेरी कॉमन, राइट। इसको बोलते हैं हम लोग एलेक्जेंड्रिन पैराकीट। एलेक्जेंड्रिन पैराकीट इज द नेम ऑफ द स्पीशीज। कभी भी आपको ये पैरट दिखे, इसको वैसे पैरट नहीं बोलते, इसको पैराकीट बोलते हैं। अगर आपको ये पैराकीट दिखे तो कभी देखेगा इसके विंग के ऊपर एक पर्पल पैच होता है, छोटा सा पर्पल पैच होता है, और इसलिए इसको हम यहाँ पे बोलते हैं एज एलेक्जेंड्रिन पैराकीट। और ये बेसिकली आपको हिल एरियाज में आपको मिलता है, मतलब हिमाचल के बेल्ट में आपको मिलेगा देखने के लिए, हिमाचल, उत्तराखंड,
लोअर एरियाज के अंदर ये कम देखने के लिए मिलता है, अगर कोई पेट शॉप या कोई इसे लाइक सेल करता हो तो अलग बात है, बट नेचुरली आपको हिल एरियाज में आपको ये देखने के लिए मिलेगा नेचुरली, राइट। देन लेफ्ट हैंड साइड में एक फिश है, ये फिश भी आपने शायद देखी होगी, शायद इसका हाँ जी, कोई बता सकता है इसका नाम क्या होगा? एनीवन? ट्रॉट फिश। अरे वेरी गुड, बहुत सही, बिल्कुल सही, इट्स अ ट्राउट फिश। जिनको नहीं मालूम तो बताना चाहूंगा, अगर आप बरोट कभी गए हो या अगर आप बरोट के आसपास रहते हो, अगर आप मंडी से हो तो आपको बरोट मालूम ही होगा। सो बरोट में आपको लाइक जो वहां से जो रिवर पास होती है, वहां पे आपको एक बहुत अच्छे अमाउंट पे ट्राउट फिश देखने के लिए मिलती है। वहां पे ट्राउट फिश के लोग फिशिंग भी करते हैं, उसे कल्चर भी करते हैं। ऐसा नहीं कह रहा कि सिर्फ वहां पे मिलेगा आपको, बट वहां पे इट्स अ वेरी गुड डाइवर्सिटी ऑफ ट्राउट फिश आपको, या पॉपुलेशन ट्राउट फिश का आपको बहुत अच्छे से वहां पे देखने के लिए मिलता है। काफी जगहों पे इसे कल्चर भी किया जाता है, आई हैव सीन दैट इन धर्मशाला, इन रक्कर, इसको कल्चर भी किया जाता है बिकॉज ये कंज्यूमेबल फिश है, राइट। कमर्शियली इसका काफी इंपॉर्टेंस होता है। सो दैट्स अ ट्राउट फिश ओवर हियर। सो मंडी में एक बहुत अच्छा लोकेशन, मंडी में अगर आप इसको जाके देखना चाहो तो, स्पेसिफिकली बरोड के पास। देन ये वाली लिजार्ड भी आपके घर के आसपास आपको दिख जाती होगी, और ठंड में धूप सेकते हुए आपको मिलेगी, किसी पत्थर पे बैठी होगी या वॉल पे चढ़ के बैठी होगी। must have seen that. ये है आपका कश्मीरी अगामा, इट इज योर कश्मीरी अगामा, इसको हम बोलते हैं। वैसे एक बात बताइए, आप लोग इसे लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? इस लिजार्ड को आप लोकल लैंग्वेज में क्या नाम देते हैं? मतलब नॉर्मली क्या बोलते हो आप लोग जब वो लिजार्ड को देखते हो, तो क्या नाम होता है उसका? सरगो। किरला। गो। ओके, गो, ठीक है, राइट, ओके, चलो ठीक है, गो एक कहते हो। एंड गिरगिट कोई बोलता है क्या? गिरगिट हमारे यहाँ पे कुछ भी दिखे तो उसे गिरगिट ही बोलते हैं कॉमनली, कुछ भी ऐसे दौड़ता हुआ दिखे इतने साइज का, सो सबके लिए गिरगिट होता है, राइट। तो दैट्स अ लोकल नेम। लोकल नेम काफी वो हो सकते हैं। सी आई टेल यू समथिंग अगेन, अभी हम ये आगे देखेंगे कि लोकल नेम जो होते हैं ना वो काफी मिसलीडिंग होते हैं, या लोकल नेम थोड़े कंफ्यूजिंग हो जाते हैं कई बार। अभी समझो जर्मनी से कोई आपके यहाँ पे आता है और तुम उसको बोलोगे ये क्या, ये गो है, and he might not understand what you're trying to tell them, right? So yeah, that's why you need to have a proper naming of that. So again we'll see that कैसे taxonomist proper naming करता है। So that is your Kashmiri agama, and then you have over here something like किरला। हाँ, किरला अच्छा नाम है। छिपकली तो बेटा अलग होती है, छिपकली तो दीवार पे भाग रही हो तो उसे बोलते हैं छिपकली, बट हाँ लोकली बोल सकते हो हाउ छिपकली, ठीक है। एंड दैट इज योर मशरूम, आई वोंट बी एक्सप्लेनिंग दिस, ये आपका मशरूम है, एंड दिस समथिंग व्हिच इज कॉमनली सीन थ्रू द कंट्री, ऑलराइट। नाउ अब हम यहाँ पे समझते हैं कि एक टेक्सोनॉमिस्ट क्या करता है। लेट्स ट्राई टू सी क्विकली कि एक टेक्सोनॉमिस्ट का रोल यहाँ पे क्या होता है। सो लेट्स ट्राई टू सी दैट। सो अगर हम बात करें एक टेक्सोनॉमिस्ट की, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके सामने अज्यूम करो कि आप एक टेक्सोनॉमिस्ट हो, अज्यूम करते कि आपको एक नई स्पीशीज मिली, राइट। समझो को आपको एक एनिमल मिला जो अननोन है, जिसका में आप कुछ नहीं जानते, तो आप सबसे पहली चीज क्या करोगे, आप उसे करोगे आइडेंटिफाई। तो टेक्सोनॉमिस्ट का पहला स्टेप होता है, अगर उसको एक अननोन स्पीशीज मिलती है, अगर उसको एक अननोन स्पीशीज मिलती है तो वो सबसे पहले क्या करेगा, उसको करेगा आइडेंटिफाई कि यार ये है क्या, राइट, व्हाट इज दैट पर्टिकुलर स्पीशीज। सो द फर्स्ट थिंग यू डू इज गोइंग टू बी योर आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन आप सबसे पहले यहाँ पे आप करते हो, दैट्स द फर्स्ट थिंग यू डू, राइट। आइडेंटिफाई आपने कर लिया, समझो आपने आइडेंटिफाई किया कि यार ये जो है ये एक लेट्स से ये एक स्नेक है, राइट, या सर्जूम करो तो आपने आइडेंटिफाई किया कि यार ये जो है ये एक आपका इंसेक्ट है, वो आपने आइडेंटिफाई कर लिया। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग यू डू एज अ टेक्सोनॉमिस्ट, क्या आप आइडेंटिफाई करो कि यार ये है क्या, राइट। आइडेंटिफाई करने के बाद दूसरा आपका स्टेप होता है कि आप उसका नाम दो, क्योंकि वो अननोन स्पीशीज है, नहीं है बिल्कुल वर्ल्ड के लिए, तो आप उसे अब अपना नाम दे सकते हो। सो द सेकेंड स्टेप ओवर हियर इज माय नॉमेनक्लेचर। सो सेकेंड स्टेप आपका यहाँ पे हो जाता है योर नॉमेनक्लेचर। तो यहाँ पे आप देंगे उसको अपना नाम, राइट, एक पर्टिकुलर नाम देंगे। लेकिन जब आप एक कोई स्पीशीज को नाम दे रहे, समझो आपने एक क्रैब डिस्कवर किया, समझो आप कोस्टल एरिया पे काम कर रहे थे, आपने एक नई स्पीशीज क्रैब की डिस्कवर की, तो आपने आइडेंटिफाई किया कि ये क्रैब है। सेकेंड थिंग, अब आपको नाम देना है।
सो जब आप उसका नेमिंग करेंगे तो उसके लिए आपको कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है. विल सी दैट लेटर कि क्या गाइडलाइंस होती है और वो कौन डिसाइड करता है. बट यूजिंग दैट आप उसको एक पर्टिकुलर नाम देंगे और जो नाम दिया जाता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ साइंटिफिक नेम. सो जो नाम आप यहाँ पे देंगे दैट विल बी कॉल्ड एज योर साइंटिफिक नेम. सो यू कॉल देम एज अ साइंटिफिक नेम. और उसका मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ. जैसे कि आपके नीचे जो पिक्चर बनी हुई है लेपर्ड है, राइट? यू कैन सी दैट इट्स अ लेपर्ड. सो लेपर्ड हैज अ साइंटिफिक नेम ऑफ योर पैंथेरा पार्डस. पैंथेरा पार्डस. तो एक जो आपका साइंटिफिक नाम होता है उसके अंदर आपको दो चीजें मिलेंगी हमेशा. एक जो साइंटिफिक नाम आपको मिलेगा उसमें आपको दो चीजें मिलती है. एक आपका होता है यहाँ पे जीनस. वन इज गोइंग टू बी योर जीनस and other is going to be your species, right? जो next जो आपका नाम होगा उसके अंदर next term होगा that is going to be your species. Humans का क्या होता है साइंटिफिक नाम? Homo sapiens, right? So अगर मैं Homo sapiens यहाँ पे लिखता हूँ, so if I write Homo sapiens over here, then please know that कि Homo वाला part is going to be your genus and sapiens वाला part को हम यहाँ पे बोलेंगे as a species. You call it as a species, right? तो ये चीज आपको देखने के लिए मिलती है, ये आप करते हो. That is what you do in the naming. तो अगर मैं आपके सामने समझो आपको एक अर्थ फॉर्म देता हूँ मैं और कहता हूँ कि यार अभिनव इसको नेमिंग कर दो, तो जब भी उसी नेमिंग करेगा देन इट विल बी हैविंग अ जीनस एंड अ स्पीशीज. उसका एक साइंटिफिक नेमिंग करेगा एंड इट विल हैव अ जीनस एंड अ स्पीशीज. सो दैट्स वन थिंग. ये टेक्सोनॉमिस्ट करता है. उसके बाद द लास्ट थिंग वो यहाँ पे करेगा दैट विल बी योर क्लासिफिकेशन. बिल्कुल सही, इट विल डू द क्लासिफिकेशन. ये होता है मेरा आखिरी स्टेप एक टेक्सोनॉमिस्ट का. आइडेंटिफाई कर लिया, नाम दे दिया, अब आपको उसको सही कैटेगरी में रखना है. आपको उसे सही कैटेगरी में उसे प्लेस करना है. फॉर एग्जांपल आपको एक लिजार्ड मिलती है, आपने लिजार्ड को आइडेंटिफाई किया, आपने उस लिजार्ड को नाम दिया, अब आप उसे रख दोगे रेप्टाइल वाली कैटेगरी के अंदर. ऑब्वियसली आप उसे और कोई कैटेगरी में नहीं रखोगे क्योंकि आप जानते हो यार ये तो लिजार्ड है, इसको मैंने रखना है रेप्टाइल की कैटेगरी में. सो दैट इज व्हाट यू डू. सो द लास्ट स्टेप विल बी माय क्लासिफिकेशन. तो ये तीन चीजें एक टेक्सोनॉमिस्ट करता है और उसके बाद आपको पता चलता है कि यार ये तो अब नोन स्पीशीज है. दैट इज व्हाट यू डू जब आपके सामने एक अननोन स्पीशीज आती है तो, राइट? सो दैट्स वन थिंग. ऑलराइट, नाउ लेट्स सी सम मोर थिंग्स ओवर हियर. सो देयर इज अ फील्ड नोन एज अ टेक्सोनॉमी. It's a branch of biology dealing with the identification, nomenclature and classification of organism is called as a taxonomy. तो ये वो आपकी ब्रांच है जहां पे आप आइडेंटिफाई करते हो, नोमेनक्लेचर करते हो एंड यू डू द क्लासिफिकेशन. और जो ये करता है उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ टेक्सोनॉमिस्ट. दैट इज समथिंग यू कॉल्ड एज अ टेक्सोनॉमिस्ट. टेक्सोनॉमिस्ट बनने के लिए जनरली आपको बीएससी एमएससी लाइफ साइंस में करना होता है. जनरली लोग जूलॉजी बॉटनी में करते हैं या माइक्रोबायो इवन वर्क्स दैट, and then they can start their training as a taxonomist. That is what they do. And generally जो taxonomist होते हैं they also work as a lecturer in the university. So वो लोग side by side वो लोग करते हैं. ठीक है? Okay. So this is something you have to know. Now, अब हम बात करते हैं हमारे like कौन थे हमारे father of taxonomy. So सबसे पहले हमारी ये जो nomenclature करना चालू किया था, identify करना, classify करना, वो किसने किया था? That was my Carolus Linnaeus. So Carolus Linnaeus was a person जिनको हम बोलते हैं यहाँ पे as a father of taxonomy, right? इन्होंने काफी चीजें आइडेंटिफाई करी थी और उनको नोमेनक्लेचर करके उन्हें क्लासिफाई किया था. He developed the scientific system of naming. इन्होंने डेवलप किया था आपका साइंटिफिक सिस्टम ऑफ नेमिंग जहां पे आप लोग जीनस और स्पीशीज यूज करते हो. जहां पे आप जीनस एंड स्पीशीज यूज करते हो. और ये जो आपकी यहाँ पे नेमिंग होती है जहां पे आप जीनस और स्पीशीज लगाते हो एक एनिमल को या एक स्पीशीज को, उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ बायनोमियल नोमेनक्लेचर. उसको हम बोलेंगे यहाँ पे बायनोमियल नोमेनक्लेचर. तो अगर आपसे कोई पूछे कि यार बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने आगे रखा था, किसने दिया था, द आंसर इज योर कार्लस लीनियस. ही गेव यू द बायनोमियल नोमेनक्लेचर. जो भी हम यहाँ पे नेमिंग करेंगे, राइट, वो इनकी जो मेथड थी उसके साथ हम लोग करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं साइंटिफिक नेम ऑफ ए टाइगर, तो टाइगर का नाम आपका यहाँ पे आता है पैंथेरा टाइग्रेस. पैंथेरा टाइग्रेस. सो यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे आपके दो टर्म यहाँ पे आ रहे हैं. सो पैंथेरा जो मेरा यहाँ पे टर्म है, जो पहला टर्म यहाँ पे होता है दैट इज गोइंग टू बी ऑलवेज गोइंग टू बी जीनस
और जो दूसरा टर्म यहाँ पे आएगा वो हमेशा आपका स्पीशीज होगा, राइट। और ये आपको कार्लस लिनियस ने बताया था। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, इन्होंने 2 बुक लिखी थी कार्लस लिनियस ने। एक थी आपकी स्पीशीज प्लांटेरम, दैट वाज वन बुक, और दूसरी थी आपकी स्पीशीज नेचर, सॉरी सिस्टमा नेचर। सो ये 2 आपकी बुक जो थी वो आपकी लिखी थी आपके कार्लस लिनियस ने। ये कई बार आपका एमसीक्यू में या स्टेटमेंट में आ जाता है, तो ये याद रखना। दीज वर द 2 बुक्स रिटन बाय कार्लस लिनियस, जहां पर उन्होंने कई सारी स्पीशीज को आइडेंटिफाई करके नेमिंग करके क्लासिफाई किया था, ठीक है। दैट इज व्हाट ही डिड। सो दैट इज योर 2 बुक्स व्हिच यू हैव टू रिमेंबर, राइट। यहां तक आपको क्लियर है क्या? ये वाली स्लाइड और ये वाली स्लाइड आपको यहां तक समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है। कोई भी चीज अगर लगे कि समझ नहीं आ रही या थोड़ा फास्ट हो गया या समझ नहीं आया, देन प्लीज डू लेट मी नो, ठीक है। प्लीज गो एंड डू लेट मी नो दैट अगर ऐसा कुछ है तो। यस लक्ष्य, दैट्स ट्रू, या ऑलराइट। सो ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब ये आपके सामने प्लांट है। अब इस प्लांट को लोकली जितना मैं जानता हूँ उसे हम बोलते हैं लिंगड़ू, राइट। और कुछ नाम होता है क्या इसका, लोकल नाम, या लिंगड़ू ही होता है? फिर बोलते हैं ठीक है, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू फाइंड। ये आई थिंक आप में से काफी लोगों ने इसे देखा होगा। ये बेसिकली पहाड़ी एरिया में ज्यादा ग्रो करता है, राइट। एंड इसे कंज्यूम किया जाता है। एंड आई थिंक या इट इज समथिंग व्हिच ग्रो इन द मॉनसून, आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मॉनसून में शायद ग्रो करता है। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज मुझे बता देना कि नहीं सर मॉनसून में, विंटर में ग्रो करता है। बट या इट इज एज फार एज आई रिमेंबर, ये हिल एरिया में आपको ग्रो करता था। इसको कॉमनली हम लिंगड़ू कहते हैं, बट ये बेसिकली एक फर्न है। अगर देखा जाए इसको, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आप या प्लांट के टर्म में देखा जाए तो ये बेसिकली एक फर्न होता है, राइट। सो अगेन लोकल नेम है, बट लोकल नेम आपको ज्यादा कुछ बता नहीं पाता। लोकल नेम आपको बहुत ज्यादा उसके बारे में इन्फॉर्म नहीं कर पाता। इट इज दैट्स व्हाई वी से दैट लोकल नेम आर स्लाइटली कंफ्यूजिंग, राइट। हाँ, लोकल नेम लोकल लोगों के लिए इजी होता है, बट बाहर के लोगों के लिए इट इज नॉट समथिंग जो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ये जो आपके सामने ये कौन सी स्पीशीज है, ये जो पत्ते पे बैठी हुई है, इट इज योर स्लग। स्लग है ये, स्नेल नहीं है, स्लग है। कई बार लोग इसे स्नेल बोलते हैं। स्नेल के ऊपर शेल बना हुआ होता है, इसके ऊपर शेल नहीं होता। सो दैट इज योर स्लग, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे काम है। ये आपके सामने क्या है, इसको आपको आइडेंटिफाई करना है। बताइए आपके सामने क्या है, कौन सी स्पीशीज है, बताइए। यूज योर टेक्सोनॉमिकल स्किल्स एंड टेल मी आपके सामने कौन सी स्पीशीज है, या बता दो ये है क्या, इतना बता दो। Snake. snake. ठीक है, राइट। स्नेक आपने बता दिया, बिल्कुल ये स्नेक नहीं है, ठीक है। नाउ टेल यू व्हाई ये स्नेक नहीं है। इट्स वेरी अंडरस्टैंडेबल। तुमने स्नेक क्यों बोला? आपने स्नेक इससे बोला क्योंकि इसके ऊपर पैर नहीं है, इट डजंट हैव अ लेग, सो यू हैव सेड कि इट इज अ स्नेक। वेरी ट्रू, आपका जो अप्रोच था वो सही था, राइट। बट अब बात यह है कि एक्चुअली में है आपका सामने लेगलेस लिजार्ड। दिस इज योर लेगलेस लिजार्ड। अब क्वेश्चन ये कि यार एज अ टेक्सोनॉमिस्ट आप कैसे पता करोगे यार ये लेगलेस लिजार्ड है, बिकॉज दिख तो स्नेक जैसा ही रहा है। मैं इसको डालना भी चाहता हूँ स्नेक की कैटेगरी के अंदर, सो हाउ आई कैन से इट्स अ लेगलेस लिजार्ड। तो नीचे जो यहाँ पे पिक्चर है, अगर आप उसे ध्यान से देख पाओ, शायद आप देख पाओ या ना देख पाओ, लेकिन मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा। अगर आप इस एरिया में थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, रेड वन। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो लेगलेस लिजार्ड के यहाँ पे एक स्मॉल होल बना हुआ है, यहाँ पे एक छोटा सा होल बना हुआ है, राइट। ये जो होल यहाँ पे है ये एक्चुअली उसके ईयर है, ये उसके कान है। और अगर आपने थोड़ा बहुत बचपन में अगर पढ़ा होगा तो स्नेक के कान नहीं होते हैं, snake not have ears, Yes, sir. right? That is how you have to like, इसलिए आपको काफी ध्यान से उसकी मॉर्फोलॉजी देखनी पड़ती है ऐसे एनिमल्स की। So as a taxonomist you cannot do like आपने हाथ में लिया अरे ये तो ये है, ऐसे करके आप नहीं कर सकते हैं। आपको उसके कई सारे लाइक मॉर्फोमेट्री जिसे हम कहते हैं या मॉर्फोलॉजी जिसे हम कहते हैं उसको आपको समझना पड़ता है। So you pay attention, you get to see यार इसका तो एक्सटर्नल ईयर है, you can very clearly see it has एक्सटर्नल ईयर। और जैसे आपको एक्सटर्नल ईयर दिखते हैं आपको रियलाइज होता है कि ये आपका स्नेक तो नहीं है, दैट हैज टू बी अ लिजार्ड। सो दैट इज गोइंग टू बी हैविंग द एक्सटर्नल ईयर, आपको यहाँ पे दिखेंगे, राइट। उसके अलावा मैं एक और चीज यहाँ पे बता सकता हूँ कि स्नेक जो होता है ना, जब वो स्नेक कुछ खाता है या वो अंडा खा रहा हो या किसी एनिमल को खा रहा हो, कभी आप नोटिस करना, आपने टीवी पे देखा होगा, वो अपना पूरा मुंह 180 डिग्री खोलता है
एंड पूरा फिर उसे एनगल्फ करते हुए Excuse me, sir. जिसके थ्रू आप बता सकते हो कि स्नेक या लिजार्ड है। रिपीट कर देना, जरा आवाज नहीं। Sir, repeat कर देना. अच्छा हाँ जी मैं ये कह रहा था, हाँ जी मैं ये बोलता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप स्नेक को देखोगे ना, तो स्नेक जब कुछ खाता है, या वो रैट खा रहा हो, रैबिट खा रहा हो, या कोई एग खा रहा हो, कुछ भी खा रहा हो, तो अपना जब वो मुंह ओपन करता है कभी नोज का, वो अपना मुंह बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर सकता है, मतलब 180 डिग्री से ज्यादा वो अपने मुंह को स्ट्रेच करता है उस चीज को एनगल्फ करने के लिए। उसका लोअर जॉ भी काफी फ्लेक्सिबल होता है, अपर जॉ भी काफी फ्लेक्सिबल होता है, तो वो काफी बड़े साइज की चीज को भी खा सकता है। कभी आप देखना पाइथन डियर को खा रहा होता है या डॉग को खा रहा होता है, वो बहुत बड़ा होता है तभी उसे खा पाता है, बिकॉज उसका मुंह स्ट्रेच हो सकता है मोर देन 180 डिग्री। सेम चीज लिजार्ड के अंदर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, लिजार्ड का मुंह इतना ओपन नहीं हो सकता। तो ये भी एक कैरेक्टर होता है जिसको आप देख के कह सकते हो कि यार ये स्नेक नहीं है, एक लिजार्ड है, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू स्टडी, दैट इज हाउ आप काफी स्ट्रांगली उनकी मॉर्फोलॉजी को आप समझते हो, and then you come up with the answer, then you come up with the right kind of answer over there, right? So इसमें फिर आपको पता चलेगा, जब आप उसे ध्यान से समझोगे, you will realize कि ये है मेरा यहाँ पे एक legless lizard। So इसलिए आइडेंटिफिकेशन एक बड़ा ही क्रूशियल और इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। एक बार आपने सही से आइडेंटिफाई कर लिया, देन बाकी की चीजें आप फिर आराम से कर सकते हो। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। समझा आपने इसे आइडेंटिफाई गलत कर दिया, तो आप अल्टीमेटली क्या करोगे, नाम दे के आप गलत कैटेगरी में डाल दोगे। सो दैट्स व्हाई आइडेंटिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो दैट्स वन ऑफ द एग्जांपल। नाउ अब ये कुछ नहीं है, डेफिनेशन है। हमने देखा है कि आपका पहला स्टेप होता है आपका आइडेंटिफिकेशन, अ प्रोसेस बाय व्हिच एन ऑर्गेनिज्म इज रिकॉग्नाइज्ड from the other by already known organism and is assigned to a particular taxonomic group called identification. So that's the first step। ये होता है आपका पहला स्टेप आपके टेक्सोनॉमी का, राइट। सेकेंड स्टेप आपका होता है यहाँ पे नॉमेनक्लेचर, ये भी हम देख चुके हैं। नेमिंग करनी है आपको यूजिंग इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल्स। सो फॉर एग्जाम्पल, अज्यूम करो कि आपको एक फ्रॉग की नई स्पीशीज मिलती है, राइट, और आपने उसे डिस्कवर्ड किया, अब आप उसकी नेमिंग करना चाहते हो, तो आपको कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी होंगी, और ये गाइडलाइंस डिसाइड करती है दो मेरी इंटरनेशनल बॉडीज। एक है मेरी यहाँ पे इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, एक ये है मेरी इंटरनेशनल बॉडी, और दूसरी है मेरी यहाँ पे इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर ICBN। ये जो दो बॉडीज होती है, ये आपको गाइडलाइंस देती है फॉर साइंटिफिक नेमिंग के लिए, राइट। आप ऐसी कुछ भी नहीं लगा सकते जो आपका दिल कर रहा है, यू हैव टू फॉलो सम गाइडलाइंस। So they basically give you the guidelines for scientific naming. So they give you the guidelines for naming. तो ये याद रखना, अगर आपने कोई प्लांट डिस्कवर किया है तो ऑब्वियसली आप इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर से आप अप्रोच करोगे, उनको अप्रोच करोगे, एंड देन दे विल टेल यू कि कैसे प्लांट को नेमिंग करना है, राइट। वो बेसिकली आपको कुछ लाइक स्टेप्स बताएंगे। एंड अगर आप कोई एनिमल आप डिस्कवर कर रहे हो, देन यू विल गो विद ICZN की गाइडलाइन के साथ। तो इतना ही आपको याद रखना है कि अगर एनिमल हो तो ICZN की गाइडलाइंस हम यूज करते हैं, अगर प्लांट हो तो ICBN की हम लोग गाइडलाइंस यूज करेंगे नॉमेनक्लेचर करने के लिए या नेमिंग करने के लिए। सो इतना ही आपको इसके अंदर याद रखना है, दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो, राइट। तो स्टैंडर्डाइज्ड नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय अ सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज बाय नॉमेनक्लेचर। अब ये चीज आप समझो, जब आप किसी एनिमल को आइडेंटिफाई करते हो, उसे नेमिंग करते हो, तो वो नाम ऐसा होता है कि आप थ्रू आउट द वर्ल्ड उसे आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे देता हूँ, जैसे कि आपने यहाँ पे लेपर्ड को देखा। अब लेपर्ड को आपके वहां पे तेंदुआ बोलते होंगे, कॉमन नाम, ठीक है। यस Yes, yes. हमारे यहाँ पे नाम अलग हो जाता है, हमारे यहाँ पे उसे बोलते हैं, लोकल नाम है उसका, लाइक गुजरात के अंदर भी कॉल्ड एज लाइक दीपड़ो, दैट्स अनदर डिफरेंट नेम। आप महाराष्ट्र चले जाओ, उसका नाम और अलग हो जाता है, इट हैज अ सम नेम लाइक अ बिबटिया, राइट। सो लोकली, जैसे जैसे लोकली आप जाते हो अलग अलग जगह पे, तो उसके नाम अलग हो रहे हैं। तो इसलिए आपको एक साइंटिफिक नाम देना इसलिए जरूरी होता है ताकि उसे आप ग्लोबली यूज कर सको। अब अगर आप रशिया में जाके बोलोगे ना कि मैंने पैंथेरा पार्डस पे काम किया है या मैंने उसकी स्टडी की है, तो वो समझ जाएंगे कि वो लोग लेपर्ड की बात कर रहे हो आप, राइट। बट व्हेन यू गो एंड टेल देम कि मैं तेंदुए पे काम करता था, देन दे वोंट अंडरस्टैंड कि आप क्या कह रहे हो। सो इसलिए यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है
दैट स्टैंडर्डाइज नेमिंग का इंपॉर्टेंस ये होता है ताकि आप उस सेम नेम को थ्रू आउट द वर्ल्ड यूज कर सको. यू कैन यूज दैट थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड दैट इज व्हाई इट हैज टू बी डन. दैट इज व्हाई ये करना बहुत जरूरी होता है और एक स्टैंडर्डाइज नेम देना जरूरी होता है. आप लोकल नेम को यूज नहीं कर सकते बिकॉज लोकल नेम कंफ्यूजिंग होते हैं और मिसलीडिंग होते हैं, राइट. सो याद रखना, कंफ्यूजिंग तो होती है वो और मिसलीडिंग होते हैं, और ग्लोबली आप उन्हें यूज नहीं कर सकते. दैट इज ऑल्सो थिंग. सो दैट्स व्हाई यू हैव टू गिव देम स्टैंडर्डाइज साइंटिफिक नेम्स. ठीक है. सो ये आपने देख लिया. और आखिरी स्टेप होता है आपका यहाँ पे क्लासिफिकेशन, जो हम देख चुके हैं. अ प्रोसेस बाय व्हिच एन ऑर्गेनिज्म इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स. ये भी हम देख चुके हैं. सो दीस आर द 3 स्टेप्स यू डू एज अ टेक्सोनॉमिस्ट. आप ये 3 चीजें यहाँ पे आप करोगे, राइट. वी कैन सी दिस क्वेश्चन लेटर. ये आपके सामने एक एनिमल है. क्या आपके घर के आसपास ये देखने के लिए मिलता है आपको? यस सर. Yes, sir. वेरी गुड. ये जितना मैं जानता हूँ, राइट, आई कैन बी स्लाइटली रॉन्ग ओवर हियर, बट चंबा वाले एरिया में आपको देखने के लिए मिल जाता है, राइट. चंबा वाले एरिया में मिलता है ये देखने के लिए. इनका नाम है आपका यहाँ पे हिमालयन लंगूर. दिस इज योर हिमालयन लंगूर. बाकी के बेल्ट में भी आपको मिलते होंगे. मैं इतना फेमिलियर नहीं उस बात से. एटलीस्ट पालमपुर वाले एरिया में मैंने इसे कभी देखा नहीं था, राइट. ना ही नगरोटा या कांगड़ा में. बट या इट इज अ स्पीशीज जो आपकी एंडेंजर्ड है. ये आपको हिमालय में मिलती है. आपको बेसिकली हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ बेल्ट में मिलती है, और ये एंडेंजर्ड स्पीशीज है. मतलब अगर आपको ये दिख रही है देन इट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि इनका नंबर काफी कम है. ओवरऑल इनका पॉपुलेशन काफी कम है और ये डिक्लाइन भी हो रही है. सो इट इज एक्चुअली अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज. मतलब ये बहुत कम है थ्रू आउट द वर्ल्ड. अगर देखा जाए तो इट इज अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज. सो ऐसी स्पीशीज को कंजर्व करना चाहिए और कई सारे प्रोग्राम रन भी किए जाते हैं इसको कंजर्व करने के लिए, राइट. याद रखना दिस इज हिमालयन लंगूर. अगली बार देखे तो याद रखना इसका नाम क्या है. तो दैट्स वन थिंग. ऑलराइट. तो ये स्टेटमेंट हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं. मैं आपके सामने रिपीट नहीं करूंगा. आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, ये हम स्टेटमेंट्स यहाँ पे देख चुके हैं, राइट. सो दीज आर द थिंग्स वी हैव सीन, राइट. नाउ एक नया टर्म है बायोसिस्टमैटिक. ये टर्म को हम समझते हैं कि बायोसिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है. अब आप ये चीज आप जानते हो. अब इस चीज को आप आराम से समझ लो बिकॉज यू गेट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस. एक टेक्सोनॉमिस्ट या एक ब्रांच जो आपकी टेक्सोनॉमी की, वो 3 चीजों को अकाउंट में लेती है, और वो 3 चीजें आपकी यहाँ पे होती है. अगर मैं यहाँ पे उन चीज को मेंशन करूंगा, एक आपका होता है आइडेंटिफिकेशन, देन यू हैव योर नॉमेनक्लेचर, एंड देन यू हैव अ क्लासिफिकेशन. ये 3 चीजें तो आप करते हो एज अ टेक्सोनॉमिस्ट. ये एक क्लासिकल टेक्सोनॉमी फील्ड के अंदर ये 3 चीजें तो आपकी की ही जाती है, राइट. बट इसके साथ साथ अभी जो एडवांस जो हमारा टेक्सोनॉमी जो चल रहा है अभी के टाइम पे, उस पर आप एक और चीज करते हो. आप जब एक एनिमल को आइडेंटिफाई करते हो तो आप उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप समझने की कोशिश करते हो. यू ट्राई टू अंडरस्टैंड evolutionary relationship of that particular species. Evolutionary relationship. ये समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक स्नेक को डिस्कवर करते हो, आप एक स्नेक को डिस्कवर करते हो, तो एज अ टेक्सोनॉमिस्ट आप कोशिश करते हो ये जानने की कि इसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है. या मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो आप ये समझने की कोशिश करते हो कि इसके एंसेस्टर कहां से बिलोंग करते थे. ठीक है, उस स्नेक के एंसेस्टर कहां से बिलोंग करते थे, या उस स्नेक के एंसेस्टर लाइक कहां पे ओरिजिन हुए थे और कैसे इवॉल्व हुए थे, वो आप समझने की कोशिश करते हो. सो जब मैं बात करता हूं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की, सो अंडरस्टैंड, we try to understand the common ancestor, we try to study, or we try to understand ancestor of the species, ancestor of species. कि इनके पूर्वज कहां से थे, कहां से ओरिजिन हुए थे, इतना हम यहाँ पे समझते हैं. इसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं. ये मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ, राइट. सो जब आप किसी स्पीशीज के इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को समझ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप में से लेट्स से वी हैव
लाइक लेट्स से आई कैन टेक अनुराधा हमारे पास लाइक यहाँ पे है, और अनुराधा समझो वो एक स्पीशीज को समझ रही है, उसको एक क्रैब की स्पीशीज मिलती है, और अगर वो एक क्रैब के इवोल्यूशनरी बैकग्राउंड को समझ रही है कि वो क्रैब कहाँ से, उसके एंसेस्टर कौन थे, या ये कहाँ से इवॉल्व हुआ है, अगर वो उसे समझ रही है, सो मैं कह सकता हूँ शी इज अंडरस्टैंडिंग फाइलोजेनी। तो मैं यहाँ पे एक टर्म डालूंगा और वो टर्म होगा मेरे यहाँ पे फाइलोजेनी। याद रखिएगा जब भी आपके सामने टर्म आता है फाइलोजेनी, याद रखना इट मींस टू अंडरस्टैंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अगर मैं कह रहा हूं कि मैं एक इंसेक्ट को स्टडी कर रहा हूं और मैं उसकी फाइलोजेनी समझ रहा हूं, अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक इंसेक्ट मुझे मिला है और मैं उसकी फाइलोजेनी समझ रहा हूं, तो आप समझ जाना कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं बेसिकली कि मैं उसके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को समझ रहा हूं। ठीक है, सो इतना समझ आ रहा है आपको? इज दिस टर्म क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, क्योंकि टर्म आपके सामने आगे फ्यूचर में आएगा, राइट? और ये कई बार स्टेटमेंट के अंदर भी आता है। तो जब भी आपके सामने फाइलोजेनी टर्म आए, कुछ याद रहे ना रहे, इतना रखना, दिस मीन्स टू अंडरस्टैंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, राइट? कि आप समझो कि एक स्पीशीज के अंदर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या होता है, राइट? या उसके एंसेस्टर्स क्या आता है, दैट इज व्हाट इट मीन्स। अब मॉडर्न टेक्सोनॉमी जो आपकी है ना, वो ये तो फॉलो करती ही है, ये तो आपको करना ही होता है उसके अंदर। मॉडर्न टेक्सोनॉमी के अंदर ये बेसिक चीजें तो आप करते ही हो, और उसके साथ साथ यू ऑल्सो टेक इन टू अकाउंट फाइलोजेनी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीशीज, आप ये भी अकाउंट में लेते हो। सो आप मॉडर्न टेक्सोनॉमी के अंदर इसको तो अकाउंट में लेते ही हो, बट यू ऑल्सो अंडरस्टैंड द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। और ये जो दो ब्रांच को आप इन्वॉल्व करते हो, देन यू हैव अ टर्म ऑफ योर बायोसिस्टमैटिक्स। और उन दोनों को हम कॉमनली यहाँ पे लाइक इन जो दोनों ब्रांच को जो आप इन्वॉल्व करते हो, सो आपकी जो नई ब्रांच जो आपको यहाँ पे मिलती है, दैट इज कॉल्ड एज माय बायोसिस्टमैटिक्स। तो अगर आपको कोई बोले कि मैं एक बायोसिस्टमैटिकल स्टडी कर रहा हूँ, तो याद रखना वो लोग टेक्सोनॉमी वाला काम तो कर ही रहे हैं, दे आर डूइंग ऑल आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, वो तो कर ही रहे, वो जनरल काम तो कर ही रहे। उसके साथ साथ दे आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग द फाइलोजेनी, उसके साथ साथ दे आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग द फाइलोजेनी ऑफ द स्पीशीज, एंड दैट इज कॉल्ड एज माय बायोसिस्टमैटिक्स। तो ये बात याद रखना कि बायोसिस्टमैटिक के अंदर आप क्लासिकल टेक्सोनॉमी वाला काम तो करते ही हो, बट उसके साथ साथ आप उस पर्टिकुलर एनिमल की फाइलोजेनी भी आप समझते हो। सो दैट इज कॉल्ड एज माय बायोसिस्टमैटिक्स। अगर आपके सामने कभी क्वेश्चन आता है बायोसिस्टमैटिक का, तो आप ध्यान से देखना, कहीं ना कहीं उन्होंने लिखा होगा इधर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप या फाइलोजेनी, इन दोनों में से कोई एक टर्म तो वो लोग वहां पे लिखेंगे। सो दैट शुड बी क्लियर टू यू। ठीक है, सो क्या बायोसिस्टमैटिक थोड़ा बहुत यहाँ पे समझ आ रहा है आपको? इज दिस टर्म क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, yes, yes. यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिखाता हूँ, आपको थोड़ी हेल्प करेगी। The term systematic was given by Linnaeus. ये भी term Linnaeus ने दिया था. The word systematic is derived from the Latin word systema, which means systematic arrangement of organisms. ठीक है? The term systematic was referred to study of diversity of organism and their evolutionary relations. Right? आप diversity को आप समझ रहे हो, उसके साथ ही you are understanding the evolutionary relation जो मैंने mention किया था. The scope of systematic was later enlarged to include identification, nomenclature, classification of organism. So now the systematic includes taxonomy and study of evolutionary relation, जिसे हम बोलते हैं phylogeeny in the organism. तो जब आप कहते हो कि मैं सिस्टमैटिक पे स्टडी कर रहा हूँ, बायोसिस्टमैटिक की स्टडी कर रहा हूँ, तो आप दोनों चीजें कर रहे हो। आप अपना टेक्सोनॉमी वाला पार्ट तो कर ही रहे हो जो टेक्सोनॉमिस्ट करता है, उसके साथ साथ आप इवन उसकी फाइलोजेनी आप वहां पे समझने की कोशिश कर रहे हो। इतना आपको याद रखना है, आपको इस वर्ड का मतलब समझना है। अगर मतलब समझ आ रहा है, देन क्वेश्चन सॉल्व करना विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू। ठीक है, सो दैट इज योर बायोसिस्टमैटिक्स ओवर है, राइट? अब हम यहाँ पे थोड़ी सी बात समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स इन टर्म्स ऑफ कार्लस लिनियस। तो हमने इतना देखा है कि कार्लस लिनियस ने आपको दिया था यहाँ पे बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, दैट इज समथिंग ही गिव, राइट? उसने बताया था कि यार नेमिंग कैसे करना है। दो कंपोनेंट होते हैं एक साइंटिफिक नाम के अंदर, एक होता है आपका जेनेरिक नेम जिसे हम बोलते हैं जीनस, और दूसरा आपका होता है यहाँ पे स्पेसिफिक एपिहेट जिसे हम बोलते हैं स्पीशीज। ये आपको कार्लस लिनियस ने आपको दिया था, राइट? अब एक चीज आप याद रखिएगा, जब भी आप साइंटिफिक नाम यूज बना रहे हो या दे रहे हो, जो आप लैंग्वेज यहाँ पे यूज करते हो दैट इज गोइंग टू बी योर लैटिन। जो लैंग्वेज आप यहाँ पे यूज करते हो दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर लैटिन। सो लैटिन लैंग्वेज आप यूज करते हो
for your scientific naming. This is something you will be doing for your scientific naming के लिए. अब क्वेश्चन ये है कि मेरी लैटिन लैंग्वेज आप क्यों यूज करते हो? एनीवन कैन टेल मी दैट? सर बिकॉज लैटिन लैंग्वेज यूज नहीं करते हैं बोलने के लिए. बिल्कुल यूज नहीं करते से बोलने के लिए. सो इट्स अ डेड लैंग्वेज. हाँ बेटा बोलो, कुछ कह रहे थे आप? लैटिन लैंग्वेज इज डेड. हाँ जी, कोई कुछ कह रहा था. लोकल नेम लंगूर. हाँ लोग, अच्छा रितिका इज टेलिंग मी द लोकल नेम ऑफ हनुमान लंगूर. यस राइट. हाँ, इट्स अ डेड लैंग्वेज. इट्स अ डेड लैंग्वेज. इसे कोई यूज नहीं करता, राइट? इसको कोई जनरली बात करने के लिए यूज नहीं करता, इसलिए इसे यूज किया जाता है साइंटिफिक नेमिंग के लिए. अगर आप लैटिन लैंग्वेज को अगर आप थोड़ा समझोगे ना, राइट, ऑब्वियसली इस लेवल पे आप समझते नहीं हो, बट इट्स अ वेरी यूनिक लैंग्वेज एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज. कुछ इसके टर्म्स होते हैं बहुत ही लाइक अच्छे होते हैं. आई वुड से अच्छे मतलब मीनिंगफुल होते हैं. आई वुड गिव यू द एग्जांपल लेटर ऑन, बट या यू हैव सम टर्म्स जो बहुत मीनिंगफुल होते हैं, बट वी डोंट, हम उसे काफी कॉमनली यूज करते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में, बट दे हैव सम मीनिंग ओवर देयर, लाइक इन डेप्थ मीनिंग एक्चुअली, राइट? सो इट्स अ वेरी नाइस लैंग्वेज एक्चुअली, अगर आप उसके कुछ टर्म्स को समझने लगते हो तो. ठीक है, लैटिन. सो याद रखना, इट्स अ डेड लैंग्वेज एंड इसको यूज किया जाता है फॉर द साइंटिफिक नेमिंग के लिए. इसको हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं एंड दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट? नाउ लेट्स सी कुछ प्रिंसिपल्स जो हम फॉलो करते हैं जब आप साइंटिफिक नाम के बारे में बात करते हो. सो सम ऑफ द प्रिंसिपल्स यू हैव टू फॉलो, सम ऑफ द रूल्स आई वुड से यू हैव टू फॉलो जो आप साइंटिफिक नाम के बारे में बात कर रहे हो या साइंटिफिक नाम के आप जिक्र कर रहे हो. तो सो लेट्स ट्राई टू सी दैट. तो प्लीज इतना रखना कि नेमिंग करते समय हम जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं लैटिन लैंग्वेज. सो जो भी मैं यहाँ पे नेमिंग आपने पहले देखी थी, चाहे वो लेपर्ड की थी या टाइगर की थी, वो पैंथेरा, टाइग्रिस, दे वर ऑल लैटिन टर्म्स. वो सारे आपके लैटिन टर्म्स थे. ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ पे दे सकता हूँ. जैसे कि हम बात करते हैं हमारा पैंथेरा लियो. पैंथेरा लियो. सो पैंथेरा लियो इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ योर लेपर्ड, सॉरी लायन. तो ये पैंथेरा एंड लियो बोथ आर माय टर्म फ्रॉम अ लैटिन लैंग्वेज. ठीक है, सो ये बात याद रखना हमेशा. ओके, नाउ लेट्स फॉलो सम यूनिवर्सल रूल. अब ये सारे हम रूल्स अभी कर नहीं पाएंगे, सिर्फ एक दो रूल ही देख लेते हैं एंड देन बाकी हम लोग बाद में करेंगे. अब है नहीं, 5 ही है, बट लेट्स सी दैट. बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स. तो अगर आप कोई बायोलॉजिकल नेम टाइप कर रहे हो अपने लैपटॉप या अपने मोबाइल पे, तो आप उसे इटैलिक्स में टाइप करते हो. ठीक है, आप उसे ऐसे जनरली टाइप नहीं करते, आपको उन्हें इटैलिक्स में रखना होता है, राइट? जनरली लैपटॉप पे जब आप टाइप कर रहे हो, यू हैव टू कीप देम इन इटैलिक्स, और वो हमेशा आपके होते हैं लैटिन के अंदर. तो ये कुछ रूल्स है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे. अगर आपको टेक्सोनॉमिस्ट बनना है, तो आपको ये रूल फॉलो करने पड़ेंगे, या ये रूल फिलहाल के लिए आपको याद रखने पड़ेंगे कि अगर आपको यू वांट टू सॉल्व क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस. सो इट विल बी इन इटैलिक्स और इनको हम लैटिन में हम लिखते हैं. दैट्स वन थिंग. सेकंड रूल, द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस. हम लोग ये बात जानते हैं. while the second component denotes the specific epithet. तो पहला वर्ड आपके यहाँ पे जो होता है वो आपके यहाँ पे जीनस होता है, और जो सेकंड कंपोनेंट जो आपके यहाँ पे होता है दैट्स अ स्पेसिफिक एपिहेट, राइट? सो दैट इज गोइंग टू बी द सेकंड रूल यू हैव टू फॉलो, जो हम लोग जानते हैं. आई थिंक फर्स्ट एंड सेकंड रूल बहुत इजी है. आई थिंक ये आप इसे रिलेट कर पाओगे. वी हैव सीन दैट ऑलरेडी. ठीक है, नाउ अच्छा, ये वाला वर्ड आपके घर के आसपास दिखता है क्या आपको? That is common also, this bird. Just try to imagine. Yes, sir. Long fin wala, you would see that, right? It is your, it is your blue, yellow-billed magpie. इसका नाम होता है यहाँ पे yellow-billed. अगर आप देखो येलो कलर की इसकी बीक है, कॉल में yellow-billed magpie. So that's a bird you get to see. It's again only in Himachal and certain parts of Uttarakhand. That's it. Okay. थर्ड हम यहाँ पे पॉइंटर देखते हैं. पहले दो हमने देख लिया, पहले दो रूल हमने यहाँ पे देख लिया. थर्ड देखते हैं. बोथ द वर्ड्स इन द बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन, जब उन्हें आप हैंड रिटन हाथ से लिखते हो, सेपरेटली आर सेपरेटली अंडरलाइंड एंड प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन. तो जब आप इन नाम को हाथों से लिखोगे तो आप इन्हें अंडरलाइन करेंगे, और जब आप उन्हें प्रिंट कर रहे हो, मतलब आप लैपटॉप पे टाइप करके उन्हें प्रिंट कर रहे हो, देन दे शुड बी इन इटैलिक्स ऑलवेज. सो अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे पैंथेरा लियो, अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे पैंथेरा लियो, तो याद रखना कि ये सही नहीं है जब तक मैं इसे अंडरलाइन ना करूं.
सो आई हैव टू अंडरलाइन दिस। और ऐसे वेव की तरह अंडरलाइन नहीं करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, बट यस यू हैव टू अंडरलाइन दिस। सो हमेशा जब भी आप साइंटिफिक नाम लिख रहे हो नोटबुक के अंदर, जनरली आपको उसे अंडरलाइन करना जरूरी है। सो दैट्स अ पॉइंटर नंबर 3। पॉइंटर नंबर 4, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। आप जो भी आपका जीनस होगा उसका पहला लेटर आपका होगा कैपिटल। दैट शुड बी क्लियर टू यू, राइट? व्हाइल द स्पेसिफिक, हाँ जी बेटा बताइए, बोलिए बेटा बोलिए। सर प्लीज रिपीट कर देना, आपकी वॉइस चली गई थी। हाँ ठीक है, थर्ड पॉइंट या फोर्थ पॉइंट कौन सा वाला, या दोनों, या थर्ड से? दोनों। ठीक है, थर्ड पॉइंट बेटा आपको ये कह रहा है कि जब आप साइंटिफिक नाम लिखते हो, समझो आप नोटबुक पे साइंटिफिक नाम लिख रहे हो, तो आपको उसे अंडरलाइन करना पड़ेगा। यू हैव टू अंडरलाइन दैट। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई टेक द नेम ऑफ एलिफेंट। सो एलिफेंट का नाम होता है एलिफस मैक्सिमस, ये होता है उसका साइंटिफिक नाम। तो अगर आप उसे लिख रहे हो तो आपको उसे अंडरलाइन करना पड़ेगा। यू हैव टू अंडरलाइन दैट, राइट? ये एशियाटिक एलिफेंट का साइंटिफिक नाम है, ठीक है? तो आपको जब भी आप लिख रहे हो तो उसे अंडरलाइन करोगे आप, और जब भी आप उसे टाइप कर रहे हो लैपटॉप पे, सो इट शुड बी इन इटैलिक्स। देन आपका वर्ड होना चाहिए आपका हमेशा इटैलिक्स के अंदर, ठीक है? देन पॉइंट नंबर 4, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। जो पहला वर्ड होता है जीनस का, वो हमेशा कैपिटल लेटर होगा। while the specific epithet starts with the small letter। जो स्पीशीज का जो पहला नाम होता है, पहला लेटर होगा, वो आपका हमेशा रहेगा स्मॉल। आप नोटिस करो पैंथरा में आपका पी यहाँ पे कैपिटल है, बट ऑन द अदर हैंड अगर हम जीनस का स्पीशीज का लियो देखेंगे तो आपको यहाँ पे स्मॉल है। सेम चीज मैंने की हुई है एलिफस मैक्सिमस के साथ। ई मेरा रहेगा कैपिटल और एम मेरा यहाँ पे रहेगा स्मॉल। तो ये आपको फॉलो करना होता है, राइट? इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद एन एग्जाम्पल, मैंजिनीफेरा इंडिका। सो मैंगिनीफेरा जो आपके यहाँ पे है, तो एम आपके यहाँ पे देखो आपका कैपिटल है, और इंडिका का आई जो है यहाँ पे वो स्मॉल है, राइट? सो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। तो ये कुछ आपके पॉइंटर्स हैं, दीज आर द पॉइंटर्स यू हैव टू फॉलो, और मैं यहाँ तक ही रखूंगा। आई वोंट गो बियॉन्ड दिस बिकॉज यू हैव अनदर क्लास राइट नाउ, राइट? तो ये पॉइंटर्स एंड आई होप दिस पॉइंटर्स आर क्लियर टू यू। थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट एंड सेकंड, दे आर वेरी सिंपल रूल्स जो आप फॉलो करते हो व्हेन यू गो फॉर द साइंटिफिक नेमिंग, राइट? रूल सिंपल है लेकिन आपको याद रखना है, क्योंकि ये रूल क्वेश्चन में आते हैं। कई बार स्टेटमेंट के हिसाब से लोग पूछ सकते हैं आपको ये, या फिर दे कैन सिंपली आस्क यू इन टर्म्स ऑफ लाइक सिंपल एमसीक्यू। सिंपल एमसीक्यू में आ रहा है तो अच्छा रहता है ज्यादा, बट अगर स्टेटमेंट आ रही है तो याद रखना स्टेटमेंट ये सारी की सारी आपको याद रखनी है, राइट? एंड दैट लाइक एक्चुअली वेरी सिंपल, लाइक जस्ट गो थ्रू देम वंस, आपको पता चल जाएगी। या 2-3 साइंटिफिक नाम खुद से लिख लो, आपको वो याद हो जाएगा कि क्या आपको फॉलो करना होता है क्या नहीं करना होता। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, ठीक है? सो यहाँ तक क्लियर है? आर द थिंग्स क्लियर टू यू बाय फार ओवर हियर? Yes, sir. Yes, sir. इतना आपको याद रखना। सो दीस आर द थिंग्स एंड जस्ट गो थ्रू दिस स्लाइड जो अभी तक हमने यहाँ पे की है, जस्ट मेक श्योर यू गो थ्रू दैट। एंड नेक्स्ट टाइम हम लोग जब मिलेंगे, सो या विल बी गोइंग बियॉन्ड दिस। अब एक बार फिर आप सबको वापस बता रहा हूँ कि यस, काफी लोग के आपके स्कूल चालू हो रहे हैं, काफी लोग सुबह के क्लासेस अब अटेंड नहीं कर पाएंगे, एंड दैट इज समथिंग, यस, आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड दिस टू निशांत सर, एंड द टीम विल गेट बैक टू यू, एंड वेरी लाइकली योर टाइमिंग्स विल गेट चेंज, राइट? एंड आपके टाइमिंग फिर शाम के शिफ्ट हो जाएंगे, ओके? आई एम जस्ट होपिंग इट हैपेंस क्वाइट सूनर, एंड जैसे ये होगा यू विल बी इन्फॉर्म्ड, राइट? सो या दैट्स वन थिंग। एंड एक बार फिर बता रहा हूँ, अगर आप में से काफी लोग का जिसका स्कूल चल हो रहा है, अगर वो केमिस्ट्री क्लास मिस कर जाता है, देन प्लीज लेट अस नो, सो दैट एटलीस्ट आपके साथ हम लोग को वीडियो शेयर कर देंगे, ठीक है, आज के क्लास का। सो डोंट मिस आउट ऑन दैट, राइट? Yes, sir. आप